नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मेरे साथ हैं जानी मानी पत्रकार रूपा झा जी। रूपा झा जी बीबीसी के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। तमाम सीनियर पदों पर इन्होंने काम किया है। कुछ महीने पहले बीबीसी के 4 सीनियर पत्रकारों ने मिलकर एक इंडिपेंडेंट कंपनी शुरू की है, द कलेक्टिव न्यूज रूम, CNR। रूपा झा जी इस कंपनी में CEO और को फाउंडर हैं। इस कंपनी की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है, इसकी कार्य संरचना क्या है और भविष्य को लेकर इसकी प्लानिंग क्या है, इन्हीं सब बातों पर आज हम रूपा जी से चर्चा करेंगे। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। रूपा जी, जैसे मैंने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों एक जरूरत पड़ी अलग से इंडिपेंडेंट कंपनी शुरू करने की बीबीसी के 4 एम्प्लॉइज के द्वारा, और क्या मतलब इसकी भविष्य की क्या योजना है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आपने देखा भी होगा, ये 10 अप्रैल को कलेक्टिव न्यूज रूम एक तरह से फॉर्मलाइज हुआ और उसकी ज़रूरत इस तरह से आन पड़ी कि भारत में जो FDI रूल है, ख़ासतौर पे मीडिया को लेकर के, उसकी संरचना बदली, तो उसके नियम कानून बदले। तो उस कानून के तहत अब ये है कि कोई भी विदेशी कंपनी 100% किसी भी मीडिया कंपनी को ओन नहीं कर सकती है। तो अब तक भारत में जो कंपनी थी BBC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो 100% स्टेक था BBC UK का। तो जाहिर है फिर वैसा उस तरह के स्ट्रक्चर में हम लोग नहीं काम कर सकते हैं। तो कई तरह की चीज़ें चल रही थी कि आगे काम कैसे होगा। आपको पता ही है कि 2016 में भारत में और अफ्रीका में ख़ास तौर पर BBC ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। हम लोगों की टीम 2 लैंग्वेजेस के अलावा 4 नई लैंग्वेजेस में हम लोगों ने काम शुरू किया। हम लोग BBC का जो सबसे बड़ा UK से जो सबसे बड़ा ब्यूरो है वो दिल्ली ब्यूरो बन गया, और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट है BBC का, वो इंडिया बन गया, और लगातार हम लोग बने हुए हैं। तो जाहिर है ये एक ऐसा मार्केट है और एक ऐसा ऑडियंस है जिसको कि BBC खोना नहीं चाहती है, और BBC की लेगेसी यहाँ से 100 साल से है। और फिर हम लोग सोच रहे थे कि क्या उपाय हो सकता है। तो फिर चार हम लोग सीनियर पत्रकार जो BBC में 20 साल से ज़्यादा समय से रह चुके हैं, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग, अगर ये FDI का ऐसा एक कानून आ गया है और अब पता नहीं कैसे होगा, आगे काम कैसे होगा, बहुत सारे दूसरे उपाय भी सोचे जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने फिर तय किया कि हम लोग क्यों ना बाहर निकल करके एक कंपनी बनाते हैं जो कि 100% इंडियन ओन कंपनी होगी। और फिर हम लोग BBC को ये प्रपोज करते हैं कि आपका जो इंडिया का जो काम है वो हम लोग देख लेंगे। और वही किया हम लोगों ने कि हम लोग 4 लोग, जिसमें एक तो हम ही हैं, दूसरे हैं मुकेश शर्मा, संजय मजुमदार और सारा हसन। तो हम लोग चारों ने मिलकर के अपनी एक नई कंपनी खोली। उसमें फिर और भी लोग जुड़े, हमारे 5 और साथी जुड़े, और फिर हम लोगों ने BBC को ये ऑफ़र किया। और BBC अब हमारा सबसे बड़ा, और अभी तो सिर्फ वही एक क्लाइंट हमारे पास। तो BBC के जो हिंदुस्तान में जो काम चल रहा है अलग अलग भाषाओं में, जिसमें कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मराठी, सभी प्लेटफॉर्म पर उनका काम हम लोग कलेक्टिव न्यूज़ रूम वो कंटेंट को प्रोड्यूस करता है और पब्लिश भी करता है। तो पब्लिशिंग राइट भी हमारे पास है। और इंग्लिश यूट्यूब एक इंडिया फेसिंग इंग्लिश यूट्यूब भी है, तो उसका काम भी हम लोग करते हैं। तो ज़रूरत तो कहते हैं कि ज़रूरत जो है आविष्कार की जननी है। बड़ा ही क्लीशे सा है, पर सच भी है कि जब ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि हम लोग, इतनी बड़ी टीम हमारी है 300 लोगों की, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो हम लोगों ने सोचा कि ये बीड़ा उठाते हैं। और जिस तरह का काम हम लोग करते आ रहे हैं, जो कहीं भी अच्छी पत्रकारिता करने की जो शर्तें हैं वो हम लोग पूरी करते आ रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि कहीं और जाकर के नौकरी ढूंढने से अच्छा है कि अपनी जगह बनाएं और अपने हिसाब से और अपनी शर्तों पर, जो पत्रकारिता की जो मूल शर्त है कि आप ईमानदारी से और इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता, आज़ादी से और इम्पार्शली, बिल्कुल पक्षपात किए बगैर पत्रकारिता अगर करने का अगर आपको जज्बा है, तो फिर एक नई जगह अगर हम खोलेंगे तो उसमें ज़्यादा सहूलियत होगी। तो प्रेरणा उसी बात से आई, और कहते हैं कि, है ना, कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। BBC को भी आपका ये ऑफर पसंद आ गया, मेन चीज। बिल्कुल, ये बहुत सच में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि BBC जैसी संस्था, जिसने कि ऐसा कहीं और दुनिया में ऐसा उनका कोई भी काम ऐसा नहीं चल रहा है, और इस तरह का अरेंजमेंट पहली बार उन्होंने हमारे साथ किया। तो उनका जो विश्वास हमारे ऊपर है, हमारे काम पर है, और ये भी बात सच है कि पिछले 6-7 साल से और कई सालों से BBC हिंदी का काम हो या तमिल का हो, और उसके बाद 4 नई भाषाओं का हो, तो यही टीम देख रही थी। तो पिछले
2016 ऑनवर्ड्स तो हम हेड ऑफ बीबीसी इंडिया थे ही और हम काम सारा देख ही रहे थे। तो सिर्फ इतना हुआ कि कंपनी जब हम लोगों ने सोचा खोलेंगे तो उनको वो भरोसा करना हमारे ऊपर थोड़ा सा आसान हो गया और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनका वो भरोसा हम लोग कायम रखें, क्योंकि हमारा भी शौक यही है कि भाई जज्बा वही है कि पत्रकारिता बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, एकदम ठोस होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हम कोई भी नाम रखते हैं, आपने इस कंपनी का नाम रखा कलेक्टिव न्यूज रूम, किसी का भी कोई नामकरण करते हैं उसके पीछे कोई थीम, कोई सोच होती है। तो CNR, इसका मतलब कलेक्टिव न्यूज रूम जो नाम रखा है उसके पीछे कोई खास वजह है? बिल्कुल वजह है, आप देखिए इसमें CCC भी दिखेगा। बहुत सोच समझ के, और हमारे साथ तब वो काम करती थी हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर थी निकिता, उनको बिल्कुल श्रेय हम देना चाहेंगे। और फिर एक कलेक्टिव सोच थी, तो जो उद्देश्य था बाहर निकल करके, हम लोग सब पत्रकार है, जैसे आप पत्रकार है वैसे हम लोग सब पत्रकार है। आपको पता ही है कि किसी पत्रकार का एंटरप्रेन्योर बन जाना एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, पर ये साहस कर पाना सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हमारे साथ हमारे 300 लोग खड़े थे और उनको ये भरोसा था कि हम लोग जो डिसीजन लेंगे, जो फैसला लेंगे, वो अच्छे के लिए होगा। और सचमुच बगैर बहुत सारे सवालों के ये सारे लोग हमारे साथ आ गए। तो जो एक स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव था वो बहुत ही सामने से दिख रहा था। तो जाहिर है ये नाम और कुछ हो ही नहीं सकता था हमारी कंपनी का, क्योंकि एक ऐसी जगह है जो कि साझा जगह है, जहाँ सब कुछ साझेदारी के साथ हो। ऐसी हम लोग कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, भारतीय डिजिटल मीडिया परिदृश्य में जैसे बात करें कि कलेक्टिव न्यूज रूम के मुझे लगता है 3-4 महीने हो गए। हाँ, 10 अप्रैल को हम लोग 10 अप्रैल को हुआ था। तो अभी तक के समय में किस तरह से भारतीय डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रही है कलेक्टिव न्यूज रूम? तो देखिए, अभी चूंकि फिलहाल हम लोग बीबीसी के ही सभी 7 प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं, तो जो योगदान पिछले इतने सालों से, वर्षों से बीबीसी का रहा है हिंदुस्तान में, और जिसके लिए हिंदुस्तान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है बीबीसी का, वो है कि हम सबसे ज़्यादा जिस बात को वैल्यू करते हैं वो है कि जो पत्रकारिता हो सच के आधार पर हो और तथ्यों के आधार पर हो और ऑब्जेक्टिव तरीके से हो। तो उसी कंट्रीब्यूशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि आपको चाहे वो, ये तो हुई पत्रकारिता की मूल बातें, लेकिन आप किस तरह की कहानियां कह रहे हैं, किन लोगों की कहानियां कह रहे हैं, किन लोगों को आप जगह दे रहे हैं एयर पे, आप किस तरह से कहानियां कह रहे हैं, क्या बहुत नए तरीके से स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा है। क्योंकि ये सब कुछ एज एन ऑडियंस ऑल्सो जब हम भी कंज्यूम करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ कहानी में ही दम ना हो, कहानी कहने में भी दम हो, और उस पर फिर भरोसा भी बढ़ता है। और एक लाइन है जो बीबीसी में खूब चलती है और हम लोग, जाहिर है हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत सटीक बैठता है कि ट्रस्ट इज अर्न। तो आप लोगों का भरोसा जीतते हैं। बीबीसी ने यहाँ लगभग 100 साल से काम करते हुए, हिंदुस्तान में शायद 75 साल से ऊपर से काम कर रही है, जो भरोसा कमाया है लोगों का, दर्शकों का, श्रोताओं का, पाठकों का, उस भरोसे को हम किसी तरह से आँच ना आने दें, इसकी लगातार कोशिश बनी हुई है। और हमको लगता है जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, इट्स फॉर एवरीबडी टू जज, आपने भी देखा ही होगा। तो उसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो वही कंट्रीब्यूशन है हमारा। डिजिटल स्पेस में जो नॉइज़ है, डिजिटल स्पेस ही में क्या, जो मीडिया में जो नॉइज़ है, उस शोर से इतर शांत, सहज और धैर्य के साथ कहानियों को कहने का साहस और साहस ये भी रखना। तो हमको लगता है कि हम लोग उसकी तरफ, हमारी कोशिश बहुत ईमानदार कोशिश है। जाहिर है ऊपर नीचे 19-20 हमेशा, यू नेवर रीच द परफेक्ट सिनेरियो, देयर इज नेवर अ परफेक्ट स्टोरी एज वी से। तो हमारी कोशिश, ईमानदार कोशिश जारी है। अभी जैसा कि आपने बताया कि हम लोग तमाम भाषाओं में, अंग्रेजी में यूट्यूब चैनल के लिए काम कर रहे हैं और अदर भारतीय लैंग्वेजेस में भी अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो मल्टीलैंग्वेज कंटेंट को तैयार करना किस तरह की चुनौती आती है और आप किस तरह से उसका सामना करते हैं? तो जब ये पूरा प्रारूप तैयार हुआ था 2016 में, जब एक्सपेंशन हो रहा था बीबीसी का, तो ये बात बिल्कुल तय थी कि हम लोग कम करेंगे पर हम बेहतर काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे जो कि एक से ज़्यादा भाषाओं में जा सके। तो हम लोग का एक वो है जो हम लोग कहते हैं, डू लेस डू बेटर शेयर मोर। तो उस लिहाज से देखिए क्या है, अच्छी कहानियाँ हर ऑडियंस को पसंद आती है। ये एक तरह का मिथ है कि नहीं, अगर ये अरे बिहार की कहानी जब तक नहीं होगी तो बिहार में रहने वाले लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या अगर दक्षिण भारत की कहानी नहीं होगी तो दक्षिण भारत के लोग नहीं इंटरेस्टेड होंगे। हाँ, कुछ एक तरह का वो एक रीजनल फोकस भी ज़रूरी होता है, पर एक आम समझ है और ये हमारे अपने एक्सपीरियंस से ये समझ है कि अच्छी कहानियों को आप हर भाषा में पहुँचाएँ। इसका चैलेंज है, जाहिर है इसका चैलेंज ये है कि आप
एक तो ट्रांसलेशन का है कि जिस मूल भाषा में वो काम हो रहा है उस मूल भाषा की आत्मा को, उस कहानी की आत्मा को बगैर मारे हुए आप कितनी सुंदरता से और सहजता से दूसरी भाषा में इसको रिलेटेबल बनाते हैं। तो अच्छी भाषा और उसमें बिल्कुल सीमलेस हो, उसमें कोई बाधा ना हो। और जो ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा स्किल है और उस स्किल को हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं लेकिन वैसा करें कि लोग उसको समझ पाएँ और उस तरह की रिलेटेबिलिटी हो सके। तो और उसका टाइमलाइन, तो टाइमलाइन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रोडक्शन टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप उस तरह से कहानियाँ कहें कि भाई हिंदी में मानिए मूल रूप से कहानी बनी है, अब उसको 6 और भाषाओं में होना है, तो उसके कुछ एक प्रोडक्शन चैलेंजेस होते हैं। तो वो चैलेंजेस ऐसे नहीं है कि हम लोग मतलब वो एक सिस्टम है, आप उस पूरे सिस्टम को जब बिठा देंगे, नर्वस सिस्टम जैसे बॉडी का होता है, तो हर को पता है कि ब्रेन बोलेगा तो कहाँ कहाँ खून दौड़ना है। तो उसी तरह से एक नर्वस सिस्टम, एक जो है ना एक प्रॉपर सिस्टम हमारे यहाँ है प्रोडक्शन का, इनपुट का और आउटपुट का। इसीलिए हम लोग कई जिन पत्रकारों को हम लोग हायर करते हैं उसमें हम लोग उनकी बाइलिंगुअलिटी को भी ज़रूर देखते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी एक भाषा है जो कि एक तरह से जोड़ती है बाकी दूसरी भाषाओं को। तो इस तरह से हमारा काम चलता है। तो वो ऑप्टिमाइज़ करना और हर एक कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना, ये सिर्फ हमारा ही नहीं, बीबीसी का अपना काम करने का भी तरीका है। स्टोरी बदल ना जाए, उसकी रूह, थीम ना बदल जाए, रूह ना बदले और उसको वो, लेकिन आप इस तरह से कहें कि वो आप जिस भाषा में उसको कंज्यूम कर रहे हैं उस भाषा में भी आपको अच्छे से समझ में आए और समय पर आए। ये नहीं कि एक कहानी जब बनी, जब तक आपके पास आ रही है तब तक वो कहानी स्टेल हो गई। तो ये सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जी। अभी जैसा कि आपने बताया कि बीबीसी के लिए अभी हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, सबसे बड़ा यही बीबीसी ले रहा है। तो आने वाले समय में क्या मान के चलें, अन्य भारतीय भाषाएं या जो और भाषाएं उनमें भी और प्लेटफॉर्म पे भी, या बीबीसी के अलावा भी कंटेंट हम औरों के तैयार करेंगे? बिल्कुल। कलेक्टिव न्यूज़ रूम एक का सबसे बड़ा क्लाइंट बीबीसी है और सिर्फ हमारे क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशनशिप नहीं, उससे ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर है हम लोग उनके पब्लिशर भी हैं, जो हर बार एक कमर्शियल रिलेशनशिप पे नहीं होता है। तो एक तरह से वो ख़ास रिश्ता है, तो वो तो है ही और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। लेकिन उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दूसरे स्पेस में भी, चाहे वो दूसरा कंटेंट किसी और को चाहिए उसके लिए हम लोग काम कर सकें, या दूसरा जो मीडिया स्पेस, पब्लिशिंग स्पेस के जो दूसरे काम है उसमें हम अपने धीरे धीरे अपने पाँव कैसे जमाएं। तो हमारा एम्बिशन तो वही है, देखते हैं। अच्छा, कलेक्टिव न्यूज़ रूम का जो फोकस है आपका जी, वो विश्वसनीयता, निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी और जो भी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन मीडिया को आप देखेंगे तमाम तरह के इस समय तमाम दबावों से जूझ रहा है। तो ऐसे माहौल में निष्पक्षता और विश्वसनीयता कैसे आप बनाए रखेंगे? देखिए, ये हर दिन का रियाज है। ये किसी एक दिन उठ के आज आप कहें कि आज मैं विश्वसनीयता और इम्पार्शियल तरीके से काम करूंगा या करूंगी, वो नहीं होता। वो हर दिन के रियाज की बात है। तो उसको करने के लिए और 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं। हम लोग जब सबको ही, आपने भी तय किया होगा और हमने भी तय किया कि पत्रकारिता में आना चाहते हैं, आप किसी भी स्वरूप में आए, चाहे आप प्रोडक्शन में आ रहे हों या रिपोर्टिंग में हो, एडिटर हो, कितने सारे आयाम है ना पत्रकारिता के। तो जज्बा उस प्रोफेशन का होता है। जज्बा ये होता है कि यार सच्चाई से देश, मतलब जो लोग हमारे ऑडियंस हैं उसको वो चीज़ दिखलाएं। तो सच्चाई से चीज़ कहने का जो साहस है वो सिर्फ करने वाले के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता है, उसको जो बैकिंग कर रहा है, उसकी जो संस्था है, उसके जो लीडर्स हैं, उनमें भी वो साहस होना चाहिए। तो ये एकदम, अगर आप साहसी नहीं होंगे तो आपके रिपोर्टर साहसी नहीं होंगे, और अगर आपके रिपोर्टर साहसी नहीं होंगे तो जाहिर है कहानी में वो साहस नहीं दिखेगा। और विश्वसनीयता क्योंकि मूल मंत्र है, और आप देखेंगे कि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है मीडिया में, चाहे वो पब्लिशर हो या बड़े बड़े टेक कंपनीज हो, वो सब दे आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स। कि ऐसा नहीं है बाढ़ लगा दे कंटेंट का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्वालिटी कहाँ है, आप कितने विश्वसनीय तरीके से अपनी बात कह पा रहे हैं और आपके ब्रांड पे कितना भरोसा लोग कर पा रहे हैं। तो बीबीसी जैसे ब्रांड के साथ एक सुविधा ये है कि 100 साल से उन्होंने ये काम किया है ना, तो ये बहुत काबिले तारीफ़ है कि 100 साल में उस विश्वसनीयता की ताकत को उन्होंने जाने नहीं दिया। इसके लिए वो एक रेगुलर रियाज की बात है और उसमें फिर दम लगाने की बात है। अगर आपके सामने खड़ा हुआ आपका बॉस ये कहता है कि
तुम डरो मत, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई क्यों डरेगा? तो ये नहीं होता। फिर दूसरा है कि जो मीडिया का सेटअप है हमारे यहाँ देश में, ज़्यादातर मीडिया हाउसेज रेवेन्यू के लिए, बहुत पैसे के लिए बहुत मारामारी रहती है। उनको ज़्यादा रेवेन्यू जहाँ से मिलता है फिर उनके खिलाफ वो कहानी करने में हिचकते हैं क्योंकि वो रेवेन्यू स्ट्रीम बंद हो जाएगा। या फिर ये भी है हमारे यहाँ का एक सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर मीडिया हाउसेज आर ओन्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेज। तो कई सारे, क्योंकि इंडिपेंडेंस उससे भी आता है जब आपका एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम भी हो, तो इसीलिए भागीदारी जो है लोगों की होनी चाहिए मीडिया में। बिल्कुल। और जैसे कि आप बीबीसी इंडिया का लंबे समय से आपने नेतृत्व किया है और अभी भी इस कंपनी को एज ए CEO संभाल रही हैं, तो अगर मीडिया और कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो उसमें महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को आप किस रूप में देखती हैं एज ए महिला CEO? मतलब देखिए, बहुत सीधा सा हिसाब है, 50% महिलाएं हैं अगर आबादी की, तो उनकी हिस्सेदारी 50 से कम तो नहीं हो सकती है जी। पर अफसोस ये है कि उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। और वो सिर्फ मीडिया में नहीं, हम लोग मीडिया तो एक तरह से जो समाज में होता है उसी को वो दिखलाता भी है और उसका हिस्सा है। तो महिलाओं की भागीदारी अभी कम है, लेकिन पिछले कई दशकों से बेहतर हुई है। तो वो जो सुई थोड़ी सी जो घूम रही है उसमें और रफ्तार आनी चाहिए। और बतौर एक महिला पत्रकार और महिला CEO हमको लगता है कि बिल्कुल इस जिम्मेदारी को हम बहुत गहनता से समझते हैं। और हमको लगता है कि ये ज़रूरी है कि सिर्फ हम लोग सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ना हो, बल्कि हम लोग असली ताकत बने हर एक इंडस्ट्री में। और मेरी पूरी कोशिश है, और जब हम BBC में भी थे तब भी, और अब कलेक्टिव में है तो और ज़्यादा, कि हमारे चाहे वो रिक्रूटमेंट में हो, चाहे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ का काम हो, चाहे हमारे कहानियों के सिलेक्शन का हो, या कहानियों में किस तरह की आवाज़ें आ रही हों, इन सभी रास्तों में महिलाएं किस तरह से प्रमुखता से और बराबरी के साथ दिखें, इसकी जिम्मेदारी हमारी तो है। उसमें हम लोग अलग अलग तरह से इनिशिएटिव लेते हैं, और उस इनिशिएटिव में हमारा एक अलग स्टाफ नेटवर्क्स हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। हमारे विमेन इन न्यूज़ हैं, हमारा BBC का बहुत बड़ा एक इक्वालिटी प्रोजेक्ट है 50-50, जिसमें कि ये है कि आप जो भी कंटेंट ऑन एयर होगा उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है एज ए कंट्रीब्यूटर। और धीरे धीरे हम लोगों ने और हमारी सब भाषाएं उस बात को, मतलब हम लोग रेगुलरली डेटा रखते हैं कि आज हमारे पन्ने पर, जो डिजिटल पन्ना मानिए BBC गुजराती हम लेते हैं, कि किन कहानियों में कितनी तस्वीरें महिलाओं की देखी, कितने कंट्रीब्यूशन महिलाओं से आए। हम लोग नहीं तो क्या होता है कि किसी भी एक्सपर्ट के पास जाना है तो अमूमन हम लोग किसी एक पुरुष के पास चले जाते हैं, वो हमारा एक डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि महिलाएं थोड़ी कम भी हैं, तो वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन मेरिट। हम लोग किसी महिला के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो महिला है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम ढूंढना शुरू करें तो ये सच है कि आपको ऐसी ज़हीन मेरिटोरियस औरतें, एक्सपर्ट्स मिलेंगी जो महिलाएं हैं, बस हम ढूंढते नहीं हैं क्योंकि आसानी से वो दिखती नहीं है। तो जो आसानी से दिखता है हम लोग उसी के पास जाते हैं। तो कई तरह के इनिशिएटिव हमारे यहाँ हैं। आपको वो टारगेट करना है, पर्टिकुलर परसेंटेज रखना है, तो आप लोग ढूंढते हैं फिर। हाँ, परसेंटेज क्या होता है कि थोड़ा सा कभी आप टारगेट रख देते हैं ना, लोग थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होके करते हैं वो ज़रूरी होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो उससे फिर वो आदत बन जाती है। तो आदत बनते बनते फिर आपकी नज़रिया भी बदलता है। जैसे अब आप पन्ना देखेंगे तो अब हमारे स्टाफ को बिल्कुल नज़र में आ गई है बात, वो तो अरे यार दे आर्ट एनी विमेन फेसेस, या औरतों की कहानी नहीं है, या औरतों ऐसी कहानियाँ, जो भी कहानी हम करें उसको लिखते वक्त हम ये ध्यान रखें कि भाई ये कहानी कोई भी एक यंग ऑडियंस या कोई एक महिला इस कहानी को कैसे पढ़ेगी, कैसे समझेगी। क्योंकि महिला जो ऑडियंस है उसकी भी कई सारे रुकावटें हैं ना जीवन में। उसको घर का भी काम है, उसके पास समय की सबसे बड़ी कमी रहती है, उसके पास कई जगह पे तो मोबाइल नहीं है, जो कि अब सबसे पहला फॉर्म लाइक एक्सेस पॉइंट होता है। तो कई सारे ऐसे कंसिडरेशन है। तो हम लोग जब कहानी शुरू करते हैं सोचना, अपना कवरेज सोचना या कुछ भी सोचना, उसमें महिलाओं की लेंस को ज़रूर ध्यान में रखते हैं। और ये भी ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से हम लोग कोई भी कहानी कहें, ख़ासतौर पर हम लोग जब कवर करते हैं तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई सबसे ज़्यादा कवर करता है महिलाओं को। पर यह भी देखना होगा कि हम उसमें सिर्फ महिला को एक अबला की तरह ना दिखाएं, वो कैसे उन चीज़ों से बाहर निकलती है, उन कहानियों को हम किस तरह के इमेजेस का यूज़ करते हैं। हमको तो बहुत शिकायत है भारतीय, मतलब अपनी भी टीम से रहती है, पर भारतीय मीडिया से हमको इस बात की बहुत शिकायत है कि किस तरह से हम लोग चाहे वो हमारा ग्रामर हो, हमारी भाषा हो, वोकैबुलरी हो, हम महिलाओं से जुड़ी हुई कहानियों में किस तरह से उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी एंटी वुमेन होता है। तो हाँ,
अच्छा है, नहीं ये तो आपका प्रयास इनिशिएट बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा जैसे अभी मोबाइल की बात आई कि सबसे पहला टूल हो गया, तो टेक्नोलॉजी आप देख ही रहे हैं चेंज हो रही है, मीडिया लैंडस्केप भी काफ़ी बदल रहा है, बहुत बदल गया। तो कलेक्टिव न्यूज़ रूम में हम टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स को किस तरह का अपनाने की योजना बना रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल तो हम लोग बिल्कुल 4 ही महीने पुराने हैं, पर और जो हमारा जो क्लाइंट है बीबीसी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, तो वो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे और नए तरीके से काम करने का उनका हुनर तो है ही। तो एक लिहाज से ये है कि जो वो जिस तरह से अपने आप को इनोवेट करते हैं, उस लिहाज से फिर हम लोग भी उनके काम को उसी तरह से करेंगे। हम लोग एज कलेक्टिव न्यूज़ रूम किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे काम में टेक्नोलॉजी का ऐसा इंटरवेंशन हो जो जिससे कि समय की बचत हो, जो बेहतर तरीके से कहानी कहने के उपाय हो। पर चूंकि हमारा अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वी डोंट ओन एनी प्लेटफॉर्म, तो हम लोग डिपेंडेंट होंगे जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं कि उनका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किस हद तक है। तो अभी फिलहाल बीबीसी के साथ काम कर रहे हैं, तो बीबीसी जिस तरह से टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर रही है, उस लिहाज से हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं और उस तरह से कहानियाँ करते हैं। अभी आपने एक अच्छी बात कही कि हम टेक्नोलॉजी और वो करेंगे, और चूंकि ये कंपनी नई है, लेकिन इसको नई भी नहीं कहेंगे चूंकि सारा कुछ बीबीसी के प्लेटफॉर्म पर है, तो इसको बिल्कुल नई भी नहीं कहेंगे, नाम है कंपनी नई है। तो आने वाले 5 से 10 साल में अगर हम इस कंपनी की बात करें कि नई कंपनी, हम इसको कहाँ देखते हैं कि साहब हमारा ये रहेगा, और उसके लिए क्या कोई खास स्ट्रेटजी कोई बनाई है कि जी हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं जो बीबीसी के थ्रू अभी तक हम पहुँचे थे, हम अपनी एक इंडिपेंडेंस वहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, एम्बिशन और कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह से हम लोग भारत को कवर कर रहे हैं बीबीसी के लिए, उसी तरह से भारत से जो कहानियाँ निकल सकती हैं, जो कवरेज है वो और भाषाओं में हो, वो जिसको भी ऐसी ज़रूरत पान पड़ती है वो हम कर सकें। हमारे पास ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है, हम सब सबसे बेहतरीन संस्था से ट्रेन होकर के निकले हैं, तो उस तरह का जो गैप इंडियन मीडिया में, उस गैप को हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं। हम लोग एक नए तरीके से जो कहते हैं कि पत्रकारिता करने के जो नए तौर तरीके हैं, उसमें किस तरह का इनोवेशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं पत्रकारिता के, मतलब मीडिया कहें, पत्रकारिता ना कहें, मीडिया के लैंडस्केप पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। पर हम कहते हैं ना कि हम लोग अभी कछुए वाली चाल में चलना चाहते हैं, क्योंकि अगर रेस जीतना है तो हड़बड़ाहट में ना हो। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक रिश्ता है, नया है, और नए तरीके से हम लोग अपनी कंपनी को भी बना रहे हैं। तो पहले इसको सॉलिडिफाई कर दें, सीमेंट कर दें इस रिलेशनशिप को, और धीरे धीरे फिर जब ये कंपनी और बढ़ेगी, बीबीसी ने जाहिर है इसमें अपनी रुचि दिखलाई है इस कंपनी में, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी कई लोग हमारे काम पर भरोसा करके हमें और काम देंगे। जी। अच्छा, दूसरा जैसे अभी बात कर रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का कंटेंट तैयार करना, विश्व स्तरीय कंटेंट तैयार करना बड़ी बात है, तो उसमें आपकी टीम किस तरह का काम कर रही है और किस तरह के ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे क्वालिटी जर्नलिज्म निकल कर आए? देखिए, क्वालिटी जर्नलिज्म, क्वालिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। हम लोग कैसे समझते हैं क्वालिटी कई स्तर पे है। एक तो ये है कि भाई सबसे बड़ी जो क्वालिटी पत्रकारिता की देखें तो उसमें ये होता है कि आप क्या तथ्यों के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं। तो उसको करने के लिए हम लोगों ने, और जाहिर अभी हम लोग बीबीसी के साथ काम कर रहे हैं, तो बीबीसी के लिए ये इंश्योर किया है कि हम ग्राउंड जर्नलिज्म को, जिसको कहते हैं ना ट्रेडिशनल जो एकदम शूलेस जर्नलिज्म, जो अब कई जगह पे कम हो गया है, हम लोग सिर्फ टॉकिंग हेड देखते हैं, चाहे वो टीवी स्टूडियो में देखें या डेस्क पे बैठ करके सारे जर्नलिज्म, तो हम लोग ग्राउंड जर्नलिज्म को काफ़ी फोकस रखते हैं। हमारा पूरा फोकस ये रहता है कि जहाँ भी हम ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ ज़मीन पे जा कर के उसकी सच्चाई पता करनी है तो वहाँ ज़रूर जाएं हम लोग। तो एक तो वो है सच्चाई पता करने का दूसरा तरीका, पहला तरीका है। दूसरा, हम लोग जो स्किल जो है, स्किल सेट लोगों का इतना बेहतरीन हो कि वो जो चाहे वो टेक्स्ट में हो, ऑडियो में हो, वीडियो में हो, विजुअल ग्राफिक्स में हो, उनकी ट्रेनिंग कैसे कराएं। तो हम लोग ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा भी। अभी हमारा मतलब 58 लोगों की ट्रेनिंग अभी ख़त्म हुई है। उस पर जो पैसा लगता है, जो रिसोर्स लगता है, वो लगाते हैं हम लोग। वी गेट द बेस्ट फ्रॉम एनीवेयर। तो अभी हम लोगों ने जो ट्रेनिंग उपलब्ध कराई है लोगों को, तो कोई भी आपको बताएगा कि अभी तक जो बीबीसी था और अब जो कलेक्टिव है, लोगों के हमारे साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हम लोग ट्रेनिंग में बहुत समय लगाते हैं। तो बिल्कुल एकदम हाथ पकड़ के लोगों को सिखाना, और लोगों में अगर पोटेंशियल है तो उसको आगे ले जाना, वो अटेंशन टू डिटेल ज़रूर रखते हैं हम लोग। और तीसरी बात ये है कि आप मतलब अच्छी पत्रकारिता के जो तरीके हैं कि
हर कोई जो कर रहा है उसके अलावा आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, लोग आपके पास क्यों आएंगे? हर कोई ये कहानी कह रहा है तो आपके पास ही हम क्यों आएंगे? तो वो सवाल अपने आप से पूछना कि इस मार्केट में लोग मेरे पास क्यों आएंगे, तो इस मार्केट में लोग क्यों आएंगे, इसका जब जवाब आपको मिल जाता है तो अमूमन ये जवाब होता है कि अगर आप उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है उसके इतर आप कुछ दे पा रहे हैं, तो जो इतर देने की जो लालसा है उसको बनाए रखना, उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते हैं हम लोग। अच्छा, मीडिया में आप लंबे समय से हैं तो आपने तमाम चेंजेस देखे हैं, शुरू से लेकर अब तक बहुत सारे आ गए। तो भारतीय जो पत्रकारिता है उसके वर्तमान परिदृश्य को, जो अभी करंट का जो सिनेरियो, उसे किस रूप में देखते हैं और किस तरह के बदलाव आपकी नज़र में आने वाले हैं या आ सकते हैं या आए हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस जो आए? जी, तो संक्षेप में हम बोलेंगे कि बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सवाल है कि देखिए जब हमने पत्रकारिता शुरू की आज से 20-22 साल पहले, तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग जो था वो बहुत बड़ा अभी भी है। इंडिया में एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग अभी भी इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल उतना इवॉल्व नहीं था, तो रेडियो है, टेलीविज़न है और प्रिंट था। पर धीरे धीरे जो हमने देखा कि किस तरह से डिजिटल का विस्तार जो होने लगा है, और उसके लिए कई सारी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। एक तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ हाउ पीपल एक्सेस कंटेंट, हमारे यहाँ डेटा चीप है, जिस तरह से मोबाइल एक चीपली अवेलेबल वो हो गया, गैजेट हो गया है। तो जो डिजिटल की तरफ जो विस्तार है वो सबसे बड़ा चेंज वही है। और उसके अलावा ये कि देखिए एक तरह से डेमोक्रेटाइज भी हो गया ना इन्फॉर्मेशन। पहले था कि वो पत्रकार ही आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नहीं बताया पत्रकारों ने या मीडिया हाउसेज ने, आप तक खबर नहीं पहुंची। पर जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी है हमारे यहाँ, तो हर दूसरा व्यक्ति अब पत्रकार है, जिसके अपने नुकसान हैं पर इस इन्फॉर्मेशन के डेमोक्रेटाइजेशन का भी फ़ायदा है कि आपके पास एक और चैलेंज है कि भाई आप फिर उस इन्फॉर्मेशन की भीड़ में से सच का पता करना। तो वो एक चेंज हमने देखा है कि उसके लिए जद्दोजहद बढ़ी है। एक चेंज जो देखा है हमने कि वो पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा है, 10-15 सालों में, कि मीडिया में जो एक साख थी ना मीडिया की कि ये लोकशाही का चौथा स्तंभ है, उस साख पे काफ़ी चोट पहुंची है। और इसलिए उसके लिए जिम्मेदार बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम लोग खुद भी हैं। हम लोगों ने कहते हैं ना कि जिस आपको किसी ने झुकने के लिए कहा तो आप लेट गए, तो वो जो तबीयत आ गई ना, उससे बड़ा नुकसान हुआ हमारा कि हमें लोग भरोसा करना छोड़ दिए। अब हम लोग वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक टू बी ऑनेस्ट। और कई बार आपको इस बात का फ़ख्र नहीं होता है कि आप मीडिया से हैं। फिर फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। हम लोग मीडिया भी कई बार दोषी है कि हम लोगों ने हड़बड़ी में कि ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया, तो उनको इस बात से परवाह नहीं कि आप जो दिखला रहे हैं वो सच है कि नहीं है। तो उस हड़बड़ाहट में इतना मिस इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने हवा दी, और अब उसी के भोगी हम लोग हो गए, उसी भोगी हम लोग हैं कि लोग हमारी कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो फेक न्यूज़ हैज़ बिकम अ बिग ट्रेंड एज वेल। तो ये सारी चेंजेस हम देख रहे हैं, पर आई एम ऑल्सो वेरी होपफुल। मतलब हमको ये नहीं लगता है कि हम बिल्कुल ग्लूम एंड डूम, अगर ऐसा होता तो फिर ये सब काम करने के लिए हम लोग ये उठाते ही नहीं बीड़ा। बहुत सारा भरोसा है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोफेशन में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो सचमुच में लोकशाही का चौथा स्तंभ मजबूती से खड़े होना चाहते हैं। अभी फेक न्यूज़ की आपने बात करी, फेक न्यूज़ को आपको लेकर क्या लगता है, क्या इस पे लगाम लग सकती है? इतना आसान है इस पे लगाम? नहीं, आसान तो नहीं है, पर लगाम तो लगानी ही पड़ेगी, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि आप जब अगर तथ्यों से आपने लोगों का भरोसा हटा दिया ना, तो जो लोकशाही का जो पूरा तंत्र जिस वायर पे, जिस सिस्टम पे खड़ा है, वही चरमरा जाएगा। लोकशाही और तथ्य और सच का बहुत आपके माइंड में कोई ऐसी कार्य योजना है जिससे इस पे लगाम लगाई जा सके? हम लोग तो लगातार काम कर रहे हैं इस पे। ये है कि पेशेंटली आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। एक तो आपके अपने काम में लगातार इस बात को स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हम जो आपको बता रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर कभी कोई गलती हुई है तो हम उसकी माफ़ी एकदम आगे बढ़ करके लेंगे, उसमें शर्माना नहीं है। और उसके बाद लगातार इस पर काम, मतलब फेक न्यूज़ तो बीबीसी का और अब कलेक्टिव का हम लोग का एक बहुत ही सेंटर ऑब्जेक्टिव रहा है। तो हम लोगों ने स्कूलों के साथ काम किया है, 6000 बच्चों को हम लोगों ने ट्रेन किया है कि आप फेक न्यूज़ को कैसे वो देख सकते हैं। हम लोग लगातार फैक्ट चेक करते हैं। बीबीसी में तो एक वेरीफाई एक बहुत बड़ा यूनिट ही बन गया है। तो बहुत सारा रिसोर्स मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए लगा रही है बीबीसी जैसी संस्थानें भी, और भी बहुत सारी संस्था, और कलेक्टिव का भी एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं कि फोटे जो है एक्सपर्टीज़ का, वो बस्टिंग फेक न्यूज़ है। तो जाहिर है हम लोग आगे जब काम करेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि लोग हम लोग के इस एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाएं, और हम लोगों को मौका मिले कि
किस तरह से लोगों को ट्रेन किया जाए, पत्रकारों को, आम नागरिकों को फेक न्यूज़। और आपने पढ़ा होगा ट्रस्टेड न्यूज़ इनिशिएटिव, जो कि कई 10 बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने मिलकर के बनाया है कि कहीं कोई ऐसा बड़ा एक फेक न्यूज़ है तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि आप कॉल आउट कर सकें कि भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको आप मत छापिएगा। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव बीबीसी ने भी लिए हैं और जाहिर है हम लोग भी लेना चाहते हैं। हम किसी संस्था के साथ काम करते हैं तो उससे फैमिलियर हो जाते हैं, हमें पता है कि वो कैसे काम करती है, क्या काम करता है। तो अभी आप बीबीसी के लिए काम कर रहे हैं और अभी जैसे आपने कहा कि आने वाले समय में दूसरे अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए भी हम लोग कंटेंट तैयार करेंगे, तो इसी कंटेंट को ना दिया जाएगा या उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी तो उससे तैयार करना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, तो उससे फिर कैसे सामना करेंगे? नहीं, ये कंटेंट तो बीबीसी का कॉपीराइट है, इस कंटेंट को नहीं देंगे, लेकिन जब तक कि बीबीसी ये एग्री ना करे कि हाँ भाई चलो शेयरिंग ऑफ कंटेंट हो सकता है, वो दूसरी बात है। लेकिन हम जहाँ भी काम करेंगे, हमारा जो किसी भी अच्छी पत्रकारिता के जो मूल मंत्र है उसको तो छोड़ करके नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम लोग आए ही इस बिज़नेस में इसलिए हैं क्योंकि हम लोग पत्रकारिता के जो मूल मंत्र हैं, सच्चाई, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, उस पर काम करें तो वही रहेगा। और अगर वो वैसा कोई नहीं चाहता है तो वो हमारा पार्टनर नहीं बनेगा, तो वो तो नॉन नेगोशिएबल है। अच्छा, बीबीसी पे तमाम गैर जिम्मेदाराना आरोप लगते रहे, पहले भी तमाम विवाद होते रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा जी, है ना। और बीबीसी का कहना होता है कि नहीं, हम तो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर काम कर रहे हैं। सरकार का कुछ और कहना होता है, जो भी सरकार रही हो, जो भी रही हो। अब चूंकि ये आपकी इंडिपेंडेंट कंपनी है एक, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाने से इस तरह आगे विवाद की स्थिति नहीं आएगी? हम लोग नहीं, विवाद की स्थिति बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि विवाद को तो आप कभी भी हटा नहीं सकते ना। जीवन में, जीवन है तो विवाद है, जैसी वाली विवाद है। पर ये ज़रूर इस बात को हम बहुत इंश्योर कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बात को, हमारे काम से ये बात स्थापित हो कि जिन मानकों पर बीबीसी ने अपनी पत्रकारिता की, उसी मानक पे कोई भी अच्छा बेहतरीन इंस्टीट्यूशन काम करता है। वो सिर्फ बीबीसी की बपौती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो और ये अच्छी बात है कि उस पर जम करके खड़े रहने वाली संस्थानों में बीबीसी का नाम है, और भी कई सारी संस्थानें जो करती हैं बहुत अच्छा काम, उसी संस्थानों में हमारा भी नाम है। लोगों को ये थोड़ा सा शुभा था कि अच्छा अगर ये इंडियन कंपनी हो जाएगी तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो हम तो कहते हैं हमको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पिछले 4 महीनों का हमारा काम उठा के देख लें, और उसमें किसी भी तरह के बदलाव या किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ की कोई भी अगर भनक या बू दिख रही हो तो ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसा है नहीं। क्योंकि जैसा हमने कहा, हम सिर्फ उसी बात को दोहरा रहे हैं कि इस चीज़ को करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि ऐसी जगह बने जहाँ मीडिया स्पेस में आप ईमानदारी से खुल करके काम कर सकें, बिना भय के, भय मुक्त। जी, भय मुक्त शासन नहीं। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि जैसे एक लास्ट सवाल और है, जी कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में किस तरह से ऐसा काम करें ताकि भारतीय जो हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं इसे इंटरनेशनल मार्केट में तैयार किया जा सके। प्रतिस्पर्धी जो माहौल है इस तरह का, जी, उस माहौल देखिए, प्रतिस्पर्धी माहौल में सबसे बड़ी बात यही है कि आप अगर उनका जो भी कंटेंट आप तैयार कर रहे हैं, एक तो वो है कि तथ्य पर रखो। सबसे बड़ी यही होता है, जब द मोमेंट यू लूज दैट यू हैव लॉस्ट द बैटल। तो तथ्यपरक पत्रकारिता सबसे बड़ी बात है। दूसरा कि आप उसको प्रोडक्शन वैल्यू उसका कैसे ऐड करें, तो उसमें जो स्किल सेट है लोगों का, चाहे वो रिपोर्टर का हो, शूट एडिट का हो, ऑडियो का हो, ग्राफिक का हो, जो भी लोग शामिल उस कहानी को, स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट्स पे काम होना चाहिए। हम लोग बहुत ही एक घिसे पिटे तरीके से ही काम करते रहते हैं। हमारे पास बहुत, हम लोग टाइम और क्रिएटिव एनर्जी नहीं लगाते हैं सोचने में कि इस चीज़ को कहने के लिए और क्या क्या तरीके हैं। AI ऑफ कोर्स एक बड़ा सा मतलब हम दानव तो नहीं कहना चाहते हैं उसको, क्योंकि वो गलत होगा, वो वैल्यू जजमेंट होगा। एक नई चीज़ है, एक नई लहर है हमारे समाज में, और पत्रकारिता भी उससे प्रभावित हो रही है। तो उसको सलीके से, उसको बहुत ठहर के और सचेत तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक होता है ना कि आप आदमी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप AI पे भरोसा करना चाहते बिना ये जाने हुए कि वो एक्चुअली क्या है, तो उस पर कोई हड़बड़ाहट ना लगे। और इस तरह से जब हम काम करेंगे तो हमारी कहानियों का, और थोड़ा सा माइक्रो ना करके मैक्रो करें, बिग पिक्चर कहने की कोशिश करें, तो कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति आपकी कहानी को समझ जाएगा। जिसकी ट्रेनिंग एक्चुअली हम लोग को बीबीसी ने काफ़ी अच्छे से दी, कि कोई एक छोटी सी कहानी जो सिर्फ लगता है कि अरे यार ये तो किसी एक मतलब
बिहार के किसी छोटे से गांव की कहानी है, पर उस बिहार के छोटे से गांव की कहानी को एक कैलिफोर्निया में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे समझे, उसकी जो ट्रेनिंग है वो होना चाहिए लोगों में। तो बिग पिक्चर स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट। यही मैं पूछना चाह रहा था और एआई पे भी आपने बता दिया जैसा कि मैं पूछना चाह रहा था। तो ये थी हमारे साथ रूपा झा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कलेक्टिव न्यूज़ रूम काम करेगा और भविष्य को लेकर इनकी क्या प्लानिंग है। धन्यवाद रूपा जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद।